हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, इसमें हम आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएसई से रिलेटेड जो आपका स्टडी मटेरियल है वो मैं करा रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने दूसरे यूनिट के दूसरे पार्ट से, शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली। देखिए, शोध ज्ञान का प्रथम विस्तार है। किसका प्रथम विस्तार है? ज्ञान का। कौन? शोध। तो देखिए, शोध के द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। शोध के द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। शोध के कितने अंग होते हैं? तो देखिए, शोध के 4 अंग होते हैं। ज्ञान क्षेत्र की किसी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा। दूसरा है विवेकपूर्ण अध्ययन। तीसरा है प्रासंगिक तथ्यों का संकलन और चौथा है परिणाम स्वरूप निर्णय। चौथा कौन सा है? परिणाम स्वरूप निर्णय। तो देखिए, ये आपके चारों क्या हैं? शोध के अंग हैं। आगे देखिएगा, शोध की प्रक्रिया में समस्या के कथन के बाद परिकल्पना की रचना की आवश्यकता होती है। परिकल्पना यानी व्यापक एवं विस्तृत रूप से फैल कर सोचना ही क्या कहलाता है? परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस कहलाता है, जिसके आधार पर मन की भावना प्रकट करते हैं। शोधकर्ता को ऐसी परिकल्पना बनानी चाहिए। कैसी परिकल्पना बनानी चाहिए? जिसकी परीक्षा की जा सके, जिसको हम एग्जामिन कर सके कि वह कल्पना सत्य है या असत्य है, ट्रू है या ये आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, परीक्षण से उत्तम परिकल्पना का जन्म होता है। परीक्षण करने के बाद क्या होता है? उत्तम परिकल्पना का जन्म होता है। किससे? परीक्षण से। आगे देखिएगा, शोध अध्ययन के प्रकार। देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आधारभूत शोध। कौन सा शोध? आधारभूत शोध वह अध्ययन शोध जो सिद्धांतों का परीक्षण करता है या करते हैं अथवा उसको विस्तारित करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? आधारभूत शोध कहलाते हैं। दूसरा है सहसंबंधात्मक शोध। इसमें अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? तो यह पता लगाना होता है कि चर यानी वेरिएबल सहविचरित होते हैं अथवा नहीं। जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो सहविचरित हैं या नहीं है। आगे देखिए, प्रकरण अध्ययन। इसमें किसी एक या कुछ व्यक्तियों पर किया जाने वाला गहन अध्ययन शामिल होता है। कैसा अध्ययन? गहन अध्ययन, डीप। ठीक है, गहन अध्ययन शामिल होता है। इससे यह पता लगाया जाता है कि परिवर्तन कैसे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, कि जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो किस तरह से व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये हम किस प्रकार के शोध में देखते हैं? प्रकरण अध्ययन में। आगे देखिएगा, अनुदैर्ध्य अध्ययन। कौन सा? अनुदैर्ध्य अध्ययन। इसमें क्या होता है? इसमें सहभागकर्ताओं के एक समूह को समय के अनुसार प्रेक्षित तथा मापा जाता है। किसमें? आपका जो ये है अनुदैर्ध्य अध्ययन। कौन सा? अनुदैर्ध्य अध्ययन। इसमें आपके जो सहभागकर्ता होते हैं उनके एक समूह को समय के साथ या समय के अनुसार प्रेक्षित तथा मापा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी बोलते हैं। आगे देखिए, शोध के प्रमुख प्रकार। तो देखिए, वैज्ञानिक शोध। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वैज्ञानिक शोध, सर्वेक्षण शोध, सहसंबंधात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध, विचरणात्मक शोध, मूल या मौलिक शोध, प्रयुक्त शोध, अप्रयोगात्मक शोध, क्रियात्मक शोध, गुणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध और परिमाणात्मक शोध। ये आपके सारे ही इसमें इन्होंने टाइप्स दिए हैं। देखिए, आपके जो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। इसके बारे में भी प्रश्न बनता है, इसके भी बनते हैं, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इसके अलावा आपका सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक और आपका जो क्रियात्मक शोध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैज्ञानिक शोध से हमारा क्या तात्पर्य है। तो देखिए, किसी समस्या या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ
प्रयास ही वैज्ञानिक शोध कहलाता है। किसी समस्या या प्रश्न का समाधान करने का क्रमबद्ध और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और क्रमबद्ध यानी कि एक सीक्वेंस में, है ना, जो ये प्रयास होता है ये क्या कहलाता है, हमारा साइंटिफिक रिसर्च या वैज्ञानिक शोध कहलाता है। वैज्ञानिक शोध में शोधकर्ता एक नियंत्रित यानी एक कंट्रोल्ड और एक अनुभविक अनुसंधान करता है, यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड जो आपका रिसर्च होता है और जो कंट्रोल्ड रिसर्च होता है वो इसमें करता है, किसमें, साइंटिफिक रिसर्च में या वैज्ञानिक शोध में। अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष अधिक निर्भर योग्य होते हैं, यानी इनसे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उन पे हम ज़्यादा ही निर्भर हो सकते हैं क्योंकि ये नियंत्रित होते हैं इसमें जो भी हम अनुसंधान करते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें जो है एक्सपीरियंस किया जाता है खुद अनुसंधानकर्ता के द्वारा, इसीलिए इससे प्राप्त निष्कर्षों पर हम अधिक निर्भर होते हैं। करलिंगर के अनुसार स्वाभाविक घटनाओं का क्रमबद्ध, नियंत्रित, अनुभविक एवं आलोचनात्मक अनुसंधान जो घटनाओं के बीच कल्पित संबंधों के सिद्धांतों एवं प्राकल्पनाओं द्वारा निर्देशित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक शोध कहते हैं। आगे देखिए, बेस्ट एवं कान के अनुसार वैज्ञानिक शोध किसी नियंत्रित प्रेक्षण का क्रमबद्ध, देखिए वर्ड्स को पकड़ना है, क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ अभिलेख एवं विश्लेषण है जिसके आधार पर सामान्यीकरण नियम या सिद्धांत विकसित किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक शोध। देखिए वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो वैज्ञानिक शोध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है आपका, वैज्ञानिक शोध में किसी समस्या के समाधान का एक वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध प्रयास किया जाता है, यानी कि आपका जो वैज्ञानिक शोध होता है उसमें किसी प्रॉब्लम का या किसी समस्या का जो सॉल्यूशन होता है या जो समाधान होता है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है यानी वस्तुनिष्ठ होता है और क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस के रूप में होता है। आगे देखिएगा, इस तरह के शोध दृश्य अनुभवों पर आधारित होता है। कौन सा, साइंटिफिक रिसर्च जो होता है वो आपका दृश्य अनुभवों पर आधारित होता है, यानी दृश्य माने देखकर। आगे देखिए, शोध की कार्यविधि क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ एवं तार्किक होती है। कैसी कार्यविधि होती है इसकी, क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ एवं तार्किक, लॉजिकल। आगे देखिए, इस शोध में किसी नियम, सिद्धांत एवं सामान्यीकरण के विकास पर बल डाला जाता है या जोर दिया जाता है। शोध में शोधकर्ता अपने प्राप्त परिणाम और निष्कर्ष को एक खास ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि पाठक को किसी प्रकार का कोई संदेह, यानी कि जो पाठक है, जो रीडर है, उसको किसी प्रकार का संदेह या अस्पष्टता ना हो। ठीक है, आगे देखिए, इसके दोष देखेंगे। साइंटिफिक मेथड के दोष कौन कौन से हैं, तो आप देखिएगा, अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का स्वरूप ही कभी कभी ऐसा होता है जिसे पूर्णतः वस्तुनिष्ठ, अनुभवजन्य, क्रमबद्ध एवं नियंत्रित तरीके से अध्ययन नहीं किया जा सकता। मीन्स कभी कभी जो हम अध्ययन करने के लिए जो हम व्यवहार लेते हैं, जो हम टॉपिक लेते हैं, जो भी जिस पर हमें अध्ययन करना है, वही कभी कभी ऐसा होता है कि वो वस्तुनिष्ठ, अनुभवजन्य, क्रमबद्ध या नियंत्रित तरीके से अध्ययन उस पर हम नहीं कर सकते हैं। कभी कभी अध्ययनकर्ता के पास किसी व्यवहार या कारक को सही मापने की तकनीकी क्षमता नहीं होती। क्या नहीं होती है, उसमें टेक्निकल नो हाउ नहीं होती है या टेक्निकल एबिलिटी नहीं होती है कि किस तरह से हमें किसी चीज़ का मेजरमेंट कैसे करना है, किसी व्यवहार का या फैक्टर का हमें सही रूप से कैसे मापन करना है। ऐसी अवस्था में किए गए शोध से सीमित एवं भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो फिर क्या होगा, जब जो शोध करता है यदि उसमें टेक्निकल नो हाउ नहीं है या उसमें टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा, फिर जो से रिजल्ट्स प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, सीमित होंगे, उनकी अपने लिमिटेशंस होंगी या फिर भ्रामक सूचनाएं होंगी, है ना। कैसी सूचनाएं होंगी, इनकरेक्ट जो है आपकी इन्फॉर्मेशन उससे हमें प्राप्त होंगी। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक शोधों में
प्राकल्पना की जांच करने से प्राप्त आंकड़ों की व्याख्या कई ढंग से की जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि कुछ आंकड़ों से प्राकल्पना की पुष्टि होती है, जबकि अन्य आंकड़ों से प्राकल्पना की अपुष्टि होती है, यानी कि पुष्टि नहीं होती। मतलब मनोवैज्ञानिक शोधों में क्या होता है कि जो प्राकल्पना यानी जो आपकी हाइपोथेसिस होती है, उसको जांच करने के लिए जो आंकड़े होते हैं उनकी व्याख्या कई ढंगों से की जाती है ना। इसमें जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं उसमें जो कुछ आंकड़े होते हैं उससे क्या होता है, कुछ आंकड़े तो हमें ये बताते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस सोची थी वो ट्रू थी, और कुछ हमें बताते हैं कि जो हाइपोथेसिस थी हमारी वो फॉल्स है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेक्षण। वैसे शोध को कहा जाता है प्रेक्षण। वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में बिना किसी तरह के जोड़ तोड़ किए अध्ययन से संबंधित घटनाओं के क्रम का अवलोकन करता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका प्रेक्षण कहलाता है। जैसे कि स्वाभाविक प्रेक्षण यानी नेचुरल ऑब्जर्वेशन, जब किसी स्वाभाविक परिस्थिति में घटनाओं का प्रेक्षण किया जाता है तो इसे स्वाभाविक प्रेक्षण कहा जाता है। और प्रयोगशाला प्रेक्षण यानी लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, तो वो क्या है, वैसे प्रेक्षण या वैसे ऑब्जर्वेशन जिसमें प्रेक्षक घटनाओं का निरीक्षण कहाँ करेगा, एक नियंत्रित अवस्था में करेगा। मतलब देखिए, जब नियंत्रित अवस्था में प्रेक्षण किया जाएगा या ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तो वो आपका हो गया लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। और जब स्वाभाविक परिस्थितियों में घटनाओं का प्रेक्षण किया जाएगा तो ये आपका नेचुरल ऑब्जर्वेशन या स्वाभाविक प्रेक्षण कहलाएगा। यहाँ पर मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा समझाकर आपको वीडियो बना रही हूँ तो क्या आपको ये पसंद ज़्यादा आ रहा है या मैं सीधे सीधे रीडिंग करती जाऊँ, तो वो आपको लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपको मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है बोलना चाहिए, या जो वे ऑफ रीडिंग बोल दूँ मैं, वो आपको थोड़ा सा सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, कमेंट्स करके बताइएगा, जिससे कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ आगे अपनी फर्दर वीडियोज़ में। और देखिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सर्वेक्षण शोध, कौन सा, सर्वेक्षण शोध दूसरा शोध है ये हमारा। ये नए क्षेत्रों में शोध करने हेतु उपयोगी होता है। यह साक्षात्कारकर्ताओं के लिए संचालन करने हेतु समयव्ययी होता है। यानी जो आपके साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं, है ना, उनके लिए ये जब संचालन किया जाता है तो इसमें काफ़ी जो है समय का खर्च होता है, मतलब समय काफ़ी लगता है इस तरह के सर्वेक्षण शोधों में। सर्वेक्षण अनुसंधान में प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीकों से उत्तर देने की प्रतिवादी की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह संदर्भित करता है। मतलब जो आपके सर्वेक्षण अनुसंधान में यानी आपका जो सर्वे रिसर्च है, इसमें प्रश्न की सामग्री से स्वतंत्र पूर्वानुमानित तरीके से उत्तर देने की प्रतिवादी की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब पहले से ही जो उसने पूर्वानुमान लगा रखा है उसके हिसाब से जो वो आंसर कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं कि प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह उसमें संदर्भित है। सर्वेक्षण पूर्वाग्रह होता है, ये किस तरीके से हो सकता है, ये आपका जैसे मान लीजिए आप जो उत्तरदाताओं का चयन कर रहे हैं तो आप उनका चयन अपने हिसाब से कर रहे हैं, है ना, तो उससे क्या होगा, रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, जैसा रिजल्ट आप एक्चुअल में अपने अनुसंधान में चाहते हैं। तो इस तरह से भी आपके सर्वेक्षण में पूर्वाग्रह हो सकता है, या आप कह सकते हैं सर्वे बायस्डनेस हो सकता है, या आपने जो प्रश्नावली या जो आप क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न होते हैं, तो वो आप इस तरह से डिज़ाइन कर लें कि जो रिजल्ट आए वो आपके हिसाब से आए, मीन्स रिसर्चर के हिसाब से आए। या मान लीजिए साक्षात्कार द्वारा जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं या पूछने का जो तरीका है वो इस तरीके से करना कि रिजल्ट आपके ही हिसाब से आए, जैसा आप अपने अनुसंधान में करना चाहते हैं। तो ये सब क्या बताता है, ये आपका प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह है ना। ये देखिए, प्रयोगकर्ता का पूर्वाग्रह, इसी को हम कहते हैं। आगे देखिए, इसमें प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। इसमें प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। इसमें उत्तरदाताओं के उत्तरों में स्वाभाविकता का ह्रास होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आंसर जो देंगे वो नेचुरल नहीं होंगे, बल्कि वो जैसा आपने सोच रखा है उसी के अकॉर्डिंग उनके आंसर्स आ रहे हैं, है ना। या आप मान लीजिए इसमें जो उत्तर चयन को, है ना, उत्तर
जो मैंने आपको बताया कि आप जिन लोगों को चुन रहे हैं उत्तर देने के लिए, है ना। आगे देखिए, साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इसे संचालित करना एक समय साध्य कार्य है ना। जो साक्षात्कार करता है यानी जो एक तो होता है जो इंटरव्यू लेने वाला है, एक जो है इंटरव्यू देने वाला है। तो जो इंटरव्यू लेने वाला है साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इसे संचालित करना, ये क्या है, इसमें बहुत अधिक समय का व्यय होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सर्वेक्षण प्रश्न के मुख्यतः 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं सर्वेक्षण प्रश्न के? तो देखिए इसमें मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए 8 प्रकार। ओपन एंडेड प्रश्न, समापन, रेटिंग, रेटिंग या आगे देखिए रैंकिंग, लिंकट स्केल, बहुविकल्पीय, चित्र चयन, द्विभाजक प्रश्न तथा जनसांख्यिकीय प्रश्न। ठीक है, तो ये 8 तरह के प्रश्न होते हैं। ओपन एंडेड कौन से होते हैं? जिसमें आप उनको मतलब दे देते हैं, उसमें कोई चॉइसेस नहीं होती हैं, बल्कि वो जो चाहें वो उसमें अपने तरफ से लिख सकते हैं, है ना। रेटिंग स्केल वाला कौन सा होता है? जैसे आप देखते हैं ना कि आप जब कोई ऐप वगैरह यूज़ करते हैं तो रेटिंग मांगते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, A, B, C या D या 1 to 10 तक आपको नंबरिंग दे दी, है ना। बहुविकल्पीय हम सब जानते ही हैं, ठीक है, कि MCQ टाइप्स। और चित्र चयन, चित्र दे दिए उसमें से आपको चयन करना है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न होते हैं, इनका आप डिटेलिंग थोड़ा अपने आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इतना डिटेलिंग करूँगी तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे देखिए, सह संबंधात्मक शोध। कौन सा? सह संबंधात्मक शोध, यानी कि आपका कोरिलेटेड रिसर्च। नेक्स्ट देखिएगा, मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध में सह संबंधात्मक शोध का काफ़ी महत्व है। इस शोध के मुख्य समर्थक कौन थे? क्रॉनबेक तथा गिलफोर्ड थे। कौन से इसकी बात हो रही है? सह संबंधात्मक शोध की। इन लोगों के अनुसार सह संबंधात्मक शोध वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता चरों में जोड़ तोड़ सीधे नहीं करता, वेरिएबल्स में जोड़ तोड़ सीधे नहीं करके चयन प्रक्रिया के द्वारा करता है। किस तरह से करता है? चयन प्रक्रिया के द्वारा करता है। आगे देखिएगा, प्रयोगात्मक शोध। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आश्रित चर पर विचार किया जाता है, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उस पर विचार किया जाता है। कल मैंने आपको अपनी वीडियो में 3 टाइप के वेरिएबल्स मुख्य रूप से बताए थे। कौन कौन से हैं बताइए? एक तो मैंने आपको इंडिपेंडेंट बताया था, एक डिपेंडेंट बताया था, और तीसरा कौन सा था? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोगात्मक शोध में आश्रित एवं स्वतंत्र चर, आश्रित यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाता है। वस्तुतः इसमें स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। मीन्स जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये उन दोनों के बीच में इसमें अध्ययन किया जाता है, और ये देखा जाता है कि डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट पे यानी जो स्वतंत्र चर है उस पर निर्भर है या नहीं है, या निर्भर है तो कितना निर्भर है। इसमें स्वतंत्र चरों, परिमार्जित चरों और आश्रित चरों के मध्य, इसमें स्वतंत्र चरों, परिमार्जित चरों और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कारणात्मक संबंध स्थापित करने पर शोध केंद्रित किया जाता है ना। क्या? कारणात्मक संबंध स्थापित किया जाता है ना। किसमें? आपके प्रयोगात्मक शोध में, कि क्या कोई संबंध है, क्या कोई कारण है या नहीं है। आगे देखिए, इसमें आश्रित चरों में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से, इसमें आश्रित चरों में, है ना, जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनमें सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से स्वतंत्र चर में यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेर फेर, नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छीकरण किया जाता है ना। यादृच्छीकरण का मतलब क्या है? ये है आपका रेंडमाइजेशन किया जाता है, ठीक है, किसका? प्रतिदर्श का, सैंपल का। आगे देखिए, प्रायोगिक शोध अध्ययन को व्यवहार्यता शोध अध्ययन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रायोगिक शोध अध्ययन को? तो देखिए, व्यवहार्यता शोध अध्ययन, इंपॉर्टेंट है ये। प्रयोगात्मक शोध के चरणों का क्रम क्या है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये पूछ लिया जाता है। चरों को क्रिया का रूप देना,
प्रयोगात्मक अभिकल्पों का चयन करना, प्रयोगों का संचालन, प्रतिवेश सेटिंग का चयन, परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या करना। तो ये इसके क्या है, प्रयोगात्मक शोध जो है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, उसके जो है ये चरण है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक शोध। तो देखिए ऐतिहासिक शोध हम देख लेते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हिस्टोरिकल मेथड है आपका, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें सारांशों निष्कर्षों को अन्य परिस्थिति से या परिस्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जाता, जनरलाइजेशन नहीं किया जाता है। इसमें जो सारांश होते हैं, जो निष्कर्ष होते हैं, ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो, ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो, इसमें पहले वह प्रमाणिक होना चाहिए, इससे या इसमें पहले वह क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। केवल प्रमाणिकता का साक्ष्य ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसमें परिशुद्धता भी होनी चाहिए, प्रमाणिक भी होना चाहिए और परिशुद्धता भी होनी चाहिए। इसमें परिकल्पनाएं आमतौर पर व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त होती हैं। कैसी परिकल्पनाएं होती हैं, अव्यक्त परिकल्पनाएं होती हैं, व्यक्त परिकल्पनाएं नहीं होती हैं। इसमें उंगलियों के निशान जैसे अवशेषों का विश्वसनीय माना जाता है। इसमें उंगलियों के निशान जैसे अवशेषों को विश्वसनीय माना जाता है। सार्वभौमिक सामान्यीकरण ऐतिहासिक शोध विधि की सीमा है। मतलब आप जो भी ऐतिहासिक शोध में रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसको आप सार्वभौमिक तौर पे उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते या उसका सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए कोई भी आप जैसे क्रांति की बात कर लेते हैं, मान लीजिए ऐतिहासिक शोध आप 1857 की क्रांति पे कर रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें आपने जब शोध करा तो जो रिजल्ट्स आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसके रिजल्ट्स हो वही सारी क्रांतियों पर आप निकाल दें कि भाई इसके कारण अगर असफलता के ये थे तो यही कारण और सारे युद्धों के भी थे, क्योंकि उन सब युद्धों की अपनी अलग अलग वजह हो सकती हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर हम सार्वभौमिक सामान्यीकरण ऐतिहासिक शोध विधि में नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा विवरणात्मक शोध। कौन सा, विवरणात्मक शोध, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें वर्तमान समय को संचित किया जाता है, जिसकी विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। ऐसे शोध में अपरिचालित चरों के बीच मौजूद संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसमें अप्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक शोध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम अप्रयोगात्मक या या आपका सहसंबंधात्मक शोध भी कहते हैं। ऐसे शोध में क्या है व्हाट इज का अध्ययन किया जाता है। किसमें, डिस्क्रिप्टिव आपके रिसर्च में या आपके ये मैं बता रही हूँ विवरणात्मक शोध में। आगे देखिएगा मूल एवं मौलिक शोध। वैसे शोध को कहा जाता है जिसमें शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र में एक सिद्धांत विकसित करना होता है। इस तरह के शोध में वह कुछ व्यक्तियों का चयन निष्पक्ष भाव से करता है। क्या करता है इसमें, वो कुछ व्यक्तियों का चयन करता है अनबायस्ड होके, निष्पक्ष भाव से, तथा उसके व्यवहारों का अध्ययन कर एक निश्चित सामान्यीकरण करता है। फिर उसके व्यवहारों का वो स्टडी करता है, अध्ययन करता है और फिर एक निश्चित सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन करता है। किसमें, मूल या मौलिक शोध में। आगे देखिएगा मौलिक शोध के उद्देश्य। तो देखिए मौलिक शोध के हमारे क्या क्या उद्देश्य होते हैं, हम इन्हें देखने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य नए तथ्यों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। यानी मौलिक शोध का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है आपका, इसका उद्देश्य नए तथ्यों और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। दूसरा है शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक नहीं होता। मीन्स जो समस्या है ज़रूरी नहीं है वो शोधकर्ता से ही रिलेटेड हो। समस्या का चयन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। समस्या का चयन कैसे किया जाता है, तो ये आपका वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा, साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्षों, सिद्धांतों एवं अनुभवों पर आधारित होता है।
किसका? आपके परिकल्पनाओं का जो प्रतिपादन होता है, ये आपके जो पूर्व में शोध किए जा चुके हैं उनके जो रिजल्ट्स रहे हैं या उनकी जो थ्योरीज रही हैं या अनुभव रहे हैं, एक्सपीरियंस रहे हैं, उन पर ये बेस्ड होता है। आगे देखिए, इसकी रूपरेखा लचीली नहीं होती है। कैसी नहीं होती इसकी रूपरेखा? लचीली, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है, यानी कि रिजिड होती है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। शोधकर्ता का विशेष प्रशिक्षण आवश्यक होता है, यानी जो शोधकर्ता या जो रिसर्चर होता है उसको विशेष या स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी आवश्यक होती है। आगे देखिए, न्यायादर्श यानी सैंपल का चयन वैज्ञानिक पद्धति से, साइंटिफिक मेथड से किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? ये हम बात कर रहे हैं आपके किस प्रकार की शोध की? तो ये हम आपकी बात कर रहे हैं मौलिक शोध की, ठीक है, उसके उद्देश्यों की, या मूल शोध या मौलिक शोध, है ना। प्रदत्तों के विश्लेषण में उच्च सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कैसी? जो उच्च लेवल की, हाई लेवल के स्टैटिस्टिकल आपके जो मेथड्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डेटा एनालिसिस में। सामान्यीकरण नए तथ्यों, सत्यों तथा सिद्धांतों के रूप में होता है। जो जनरलाइजेशन होता है वो नए तथ्यों पर, न्यू फैक्ट्स पर, है ना, या आपके सत्यों और सिद्धांतों के रूप में होता है। मूल्यांकन बाहरी होता है, इसमें विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं और अच्छे कार्य के लिए उपाधि प्रदान की जाती है। जैसे आप रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, उसी की बात एक तरह से समझ लीजिए। तो मूल्यांकन बाहरी होता है, इसमें विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं और अच्छे कार्य के लिए क्या प्रदान की जाती है? उपाधि प्रदान की जाती है। मौलिक शोध का क्षेत्र अधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है, इसमें समय अधिक लगता है। क्योंकि ये व्यापक और विस्तृत होता है तो समय इसमें बहुत लगता है। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास किया जाता है इसमें, और शोध निष्कर्ष व्यापक एवं दूरगामी होते हैं, ठीक है। मौलिक शोध में या मूल आपकी जो शोध है इसमें जो निष्कर्ष होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? ये आपके व्यापक और दूरगामी आपके होते हैं। अगला देखिए, प्रयुक्त शोध। तो देखिए, प्रयुक्त शोध में क्या है? शोधकर्ता प्रयुक्त शोध में सैद्धांतिक संपत्तियों की जांच वास्तविक समस्या समाधान में करता है। इसमें क्या है आपका? शोधकर्ता प्रयुक्त शोध में सैद्धांतिक संपत्तियों की जांच वास्तविक समस्या समाधान में करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? प्रयुक्त शोध कहलाता है। आगे देखिएगा, अप्रयोगात्मक शोध। कौन सा शोध? अप्रयोगात्मक शोध। तो देखिए, एक ऐसा क्रमबद्ध शोध है जिसमें शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति या तो प्रारंभ होने के पहले ही हो चुकी होती है या उनका स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है कि उनमें जोड़ तोड़ ही नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसका नाम क्या है? अप्रयोगात्मक शोध। तथा स्वतंत्र चर और आश्रित चर के विशेष संबंधों के बारे में इन दोनों तरह से चरों में हुए सहवर्ती परिवर्तनों के आधार पर मात्र एक अंदाज़ा लगाया जाता है, और इसे विवरणात्मक शोध भी कहा जा सकता है, ठीक है, या कहा जाता है। आगे देखिए, इसी से संबंधित अप्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं। जो आपका अप्रयोगात्मक शोध है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, इस शोध की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आपका अप्रयोगात्मक शोध। अप्रयोगात्मक शोध कैसा होता है? क्रमबद्ध और अनुभव सिद्ध होता है। इस शोध में स्वतंत्र चरों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है। जो स्वतंत्र चर हैं उन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। इसका कारण यह होता है कि स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति शोध प्रारंभ से पहले ही हो चुकी होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया। अगला देखिए, शोधकर्ता प्रभाव के आधार पर कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट देखिएगा, अब हम चलते हैं अपने क्रियात्मक शोध की ओर, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथड है। क्रियात्मक शोध क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर अपनी
कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाना है। एजुकेशन की फील्ड में क्रियात्मक शोध क्या होता है? जो भी हमारी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उनका जब हम साइंटिफिक वे में या साइंटिफिक मेथड के द्वारा अध्ययन करते हैं और उनसे प्राप्त निष्कर्ष, जो भी उनसे हमें कंक्लूजन्स मिलते हैं, उसके बेस पर जब हम अपनी कार्य पद्धति में अपेक्षित सुधार लाते हैं, जो भी हमें जहाँ भी समस्या आ रही थी उस पर हमने एनालिसिस करा, वर्क करा और फिर हमने उसमें सुधार कर लिया, बेटरमेंट कर दिया, तो यही हमारा क्या है? क्रियात्मक शोध कहलाता है। समस्या हमारी और हल भी हमारा, समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार लाता है और त्रुटियों का निराकरण करता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टीफन एम कोरी के अनुसार, स्टीफन एम कोरी क्या कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में? क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय व क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। ये परिभाषा दी है स्टीफन एम कोरी ने। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इससे क्या होता है? विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं परिवर्तन होता है। क्रियाकलापों के संदर्भ में क्रियात्मक शोध की रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करने वाले समुच्चय हैं, जिसमें योजना, क्रिया, अवलोकन, चिंतन का चक्र शामिल रहता या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी सुव्यवस्था अथवा अन्वेषणात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है? सुधार एवं परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहे वर्तमान प्रयासों का अध्ययन करना और उनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाना है। एक शिक्षक का अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तथा एक विद्यालय प्रशासक का अपने प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया अध्ययन भी इसी श्रेणी में आता है। ठीक है, क्रियात्मक शोध दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को पहचानने, अध्ययन करने एवं समाधान खोजने की ओर प्रवृत्त होते हैं। जो क्रियात्मक शोध होते हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हमारी एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड है, उसकी स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं को पहचानने, अध्ययन करने और समाधान खोजने की ओर प्रवृत्त होता है। औपचारिकताओं तथा जटिलताओं पर कम ध्यान देने एवं कम समय, धन व श्रम से समस्या का समाधान संभव होने के कारण यह विधि अत्यंत ही लोकप्रिय होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें औपचारिकताओं पर, जटिलताओं पर कम ध्यान दिया जाता है और ये कम समय में और कम धन में और कम श्रम से इसमें क्या होता है, जो हमारी एजुकेशनल फील्ड की प्रॉब्लम होती हैं उनका हम समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। इसीलिए ये जो आपका मेथड है क्रियात्मक अनुसंधान, ये आपका कैसा होता चला जा रहा है? ये आपका जो है बहुत ही लोकप्रिय होता चला जा रहा है। आगे देखिएगा, क्रियात्मक शोध के उद्देश्य। क्रियात्मक शोध के उद्देश्य, तो देखिए, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य विद्यालय एवं कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है? जो विद्यालय है और जो कक्षा है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार लाना है। शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें शोधकर्ता का समस्या से डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए कोई टीचर किसी क्लास में पढ़ा रहा है या पढ़ाता है और उस क्लास में उसे स्टूडेंट से रिलेटेड या अपने जो सब्जेक्ट मैटर है या जो उसका सब्जेक्ट है उससे संबंधित यदि कोई समस्या आती है तो उसके ऊपर जब वो कुछ वर्कआउट करता है और जो उसके ऊपर उसमें प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व आउट करता है, तो यही आपका क्रियात्मक शोध है। तो इसमें एक तरह से देखते हैं कि टीचर का जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किससे? अपनी प्रॉब्लम से। समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं, है ना, अभी मैंने आपको बताया। परिकल्पनाओं का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। इसकी रूपरेखा लचीली होती है। शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है ना। इसकी रूपरेखा कैसी होती है? लचीली होती है। न्यायादर्श यानी कि सैंपल का चयन उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है।
प्रदत्तों के विश्लेषण में सरल सांख्यिकी का भी प्रयोग किया जाता है। कार्यक्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यावहारिक रूप होता है। कार्यक्षेत्र की जो समस्या होती है उसके समाधान का व्यावहारिक रूप होता है। शोधकर्ता स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहाँ तक सफलता मिली है। शोधकर्ता को सफलता मिलने पर पुनर्बलन मिलता है। शोधकर्ता को सफलता मिलने पर पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट मिलता है। इसमें समय कम लगता है। क्रियात्मक शोध का क्षेत्र सीमित तथा स्थानीय होता है। विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण में सुधार लाया जाता है और शोधकर्ता अपने कार्य कौशल को प्रभावशाली बनाता है। किसको? अपने कार्य कौशल को। अनुसंधान निष्कर्ष स्थानीय परिवेश में उपयोगी होते हैं। किसी विशिष्ट संदर्भ में समस्या का निदान एवं समस्या प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। किसी विशिष्ट संदर्भ में समस्या का निदान एवं समाधान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है। यह कार्य विश्लेषण पर बल देता है तथा इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रकार्यता एवं कार्यकुशलता में सुधार लाना है। किसी दी हुई परिस्थिति में देखिए, किसी दी हुई परिस्थिति में कार्यों एवं निर्णयों की गुणवत्ता को सुधारना ही क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य है, जिससे वह परिस्थिति बेहतर एवं उपयोगी सिद्ध हो सके। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना। विद्यालय की दैनिक समस्याओं का विधिवत एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना, जिससे विद्यालय की कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार एवं प्रगति लाई जाए। विद्यालय की कार्य पद्धति में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास एवं अनुरक्षण को स्थान देना। आगे देखिए, क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया किस तरीके से होता है? क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया में शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया में शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कार्य पद्धति में सुधार लाता है और त्रुटियों का निराकरण करता है। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को निम्नवत दर्शाया जा सकता है। देखते हैं क्रियात्मक शोध के चरण कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला आपका जो प्रथम चरण है वो कौन सा है? समस्या चयन। समस्या का चयन करना। किसी भी शोध का प्रथम चरण होता है समस्या का चयन करना, क्योंकि संपूर्ण शोध प्रक्रिया उसी समस्या के इर्द गिर्द घूमती है तथा समस्या के अभाव में शोध नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली जब कोई समस्या ही नहीं है तो समाधान किस चीज़ का किया जाएगा? तो सबसे पहला जो हमारा चरण होता है वो होता है क्या? कि समस्या का चयन करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड जो आपका स्टेप है, द्वितीय चरण है समस्या चयन के कारण, कि उस समस्या का जो चयन किया है उसके कारण क्या है। देखिए, समस्या का स्वरूप निश्चित होने के बाद शोधकर्ता उसके कारणों का विश्लेषण करता है तथा कारणों के लिए साक्ष्य भी एकत्रित करता है। तीसरा चरण देखिए, क्रियात्मक परिकल्पना। तीसरा चरण है क्रियात्मक परिकल्पना, यानी कि जब समस्या के संभावित समाधान दिए जाते हैं उन्हें परिकल्पना कहते हैं। इस चरण में समस्या का विश्लेषण किया जाता है और विभिन्न सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे उपयुक्त सुझाव ही क्रियात्मक परिकल्पना कहलाती है। चौथा चरण है इसमें कार्यविधि। क्या है? कार्यविधि। इस चरण में यह उल्लेख किया जाता है कि न्यायादर्श कितना बड़ा तथा किस स्तर से लिया जाए या निश्चित किया जाता है ना। चौथे चरण में क्या होता है? कार्यविधि। इस चरण में यह उल्लेखित किया जाता है कि न्यायादर्श यानी सैंपल कितना बड़ा लिया जाए या कितना छोटा लिया जाए तथा किस स्तर से लिया जाए, इस बात को निश्चित किया जाता है। पंचम चरण है आपका प्रदत्त विश्लेषण, डेटा एनालिसिस। प्रदत्त विश्लेषण, इसमें देखिए क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इस चरण में प्राप्त प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण जैसे प्रतिशत, ग्राफ आदि का प्रयोग करके किया जाता है तथा शोध कार्य के पूर्व व पश्चात की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि पूर्व में क्या स्थिति थी,
शोध शुरू करने से पहले, क्रियात्मक शोध स्टार्ट करने से पहले, और बाद की क्या कंडीशन है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। किसमें? 5वें चरण में, जो कि है आपका डेटा एनालिसिस या प्रदत्त विश्लेषण। अगला देखिए षष्ठम चरण निष्कर्ष, यानी कि लास्ट आपका जो चरण है वो कौन सा है? निष्कर्ष। तो देखिए कंक्लूजन्स, प्रदत्तों के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है। निष्कर्षों का सैद्धांतिक के बजाय व्यवहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। तत्वों के संग्रहण में इंद्रियानुभव साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता गुणात्मक शोध विधि की महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी कि लो से हाई की ओर उन्मुखता गुणात्मक शोध, क्वालिटेटिव आपका जो रिसर्च होता है, इस मेथड की एक मुख्य विशेषता है निम्न से उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। गुणात्मक शोध प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित होता है। इसमें शोधार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है। इसमें प्रणाली एवं शोध प्रक्रिया दोनों में ही लचीलापन होता है। प्रणाली भी और शोध प्रक्रिया दोनों में ही लचीलापन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, गुणात्मक शोध के लिए प्रतिदर्श आकार तकनीकी द्वारा भिन्न होते हैं। गुणात्मक शोध के लिए प्रतिदर्श जो सैंपल का जो आकार होता है वो तकनीकी द्वारा भिन्न होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से लघु होते हैं। गुणात्मक शोध गैर संभाव्यता यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है ना, प्रतिदर्श को शामिल करता है। विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करना गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है। इसमें व्यापक तरीके से प्रयोजनमूलक एवं शोध प्रश्नों को बताया जाता है। इसमें व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक छोटे ग्रुप से है ना, शब्दों के आधार पर जो है आपके डाटा या आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अब देखिए, पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना ही इस शोध पद्धति की विशेषता है। यानी कि पाठ विश्लेषण का उपयोग करना और परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना इस शोध पद्धति की विशेषता है। इसमें शोधकर्ता वर्तमान तथा विगत स्थितियों में निमग्न रहता है। यह संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है। यह विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। यह साहित्य समीक्षा में भूमिका निभाता है, परंतु समस्या को तर्कसंगत बताता है। यह कम समय में व्यक्तियों से शब्दों पर आधारित आंकड़े एकत्रित करता है। यह प्रदत्त के प्रत्यक्ष स्रोतों के रूप में नैसर्गिक परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यह मात्र परिणाम के बजाय प्रक्रिया को भी ध्यान में रखता है। साथ ही यह सहभागी परिप्रेक्ष्य को भी ध्यान में रखता है। इसमें शोधकर्ता अपने प्रदत्तों का विश्लेषण, अपना डेटा एनालिसिस आगमन रीति से करने की ओर उन्मुख होते हैं। आगमन रीति से इसमें जो है डेटा का विश्लेषण करते हैं। इसमें प्रदत्त शब्दों एवं चित्रों के रूप में होते हैं। इसमें जो डेटाज होते हैं या तो वो वर्ड्स के रूप में होते हैं या वो पिक्चर्स के रूप में होते हैं। इसमें वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। इसमें वास्तविक परिदृश्य प्रदत्तों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। आगे देखिएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि मात्रात्मक शोध। क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि आपका मात्रात्मक शोध, इसमें क्या है, मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यह प्रकल्पनात्मक तथा निगमनात्मक होता है ना, जबकि आपका जो क्वालिटेटिव था उसमें क्या था, आगमनात्मक। ठीक है। यह जनसंख्या अभिलक्षण के सामान्यीकरण को बल प्रदान करता है। यह लोगों की बड़ी संख्या से प्राप्त संख्यात्मक आंकड़े पर बल देता है। ठीक है। आगे देखिएगा, परिमाणात्मक शोध। अब ये क्या है, तो देखिए, परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत परिमाणात्मक शोध प्रतिमान के अंतर्गत साधारण यादृच्छ प्रतिचयन है ना, कौन सा आपका, नॉर्मल रैंडम
आपका जो सैम्पलिंग मेथड होता है, स्तरित प्रतिचयन स्ट्रैटिफाइड मेथड, रैंडम मेथड या व्यवस्थित, है ना, आपका व्यवस्थित प्रतिचयन विधियों को वरीयता दी जाती है। इसमें प्रश्न सामान्यीकृत होते हैं। इसमें जो प्रश्न होते हैं कैसे होते हैं, सामान्यीकृत होते हैं। सर्वेक्षण शोध, सह संबंध शोध, वर्णनात्मक शोध, परिमाणात्मक शोध विधियों को प्रदर्शित करते हैं। जो आपके सर्वेक्षण शोध होते हैं या जो आपके सह संबंध शोध होते हैं या जो वर्णनात्मक शोध होते हैं, ये आपके परिमाणात्मक शोध विधियों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आंकड़ों पर आधारित होते हैं, यह डेटा पर बेस्ड होते हैं तथा इसमें निष्कर्ष आंकड़ों द्वारा निर्धारित होता है। आंकड़ों के द्वारा ही नए आंकड़ों को निकालना इसका उद्देश्य होता है। आंकड़ों के द्वारा ही नए आंकड़ों को निकालना इसका उद्देश्य होता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा प्राकल्पना यानी उपकल्पना। प्राकल्पना या उपकल्पना, तो देखिए, जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या का चयन करता है या कर लेता है, प्राकल्पना, जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। इसी जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है, प्राकल्पना या हाइपोथेसिस कहा जाता है। आगे देखिएगा, ये देखिए, परीक्षा से संबंधित अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो देखिए, इसमें हमारा सबसे पहले आता है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाती है तो बेहतर होगा कि विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। यानी कि जब आप सामाजिक शोध करना चाह रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं, तो क्या बेटर रहेगा कि विषय से जुड़ा हुआ जो साहित्य है उससे परिचित हुआ जाए, है ना। शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित होता है और सामान्य के समान है, परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज्यादा ऊंचा हो तो कहलाता है तुंगत कुदी। ये क्या कह रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं, ये आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें आप ये बेल शेप्ड, ये देखिए इस तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कि जब इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं या जो डेटा होता है, जब वो ज़्यादा ही इस तरीके से होता है, देखिए, है ना, ऊपर की ओर उठा हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं, तुंगत कुदी। और देखिए, जब ये नॉर्मल होता है तो इसे क्या कहते हैं, देखिए, मेसोकर्टिक। और जब ये काफ़ी ज़्यादा आपका फ्लैटर फॉर्म में होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्लेटोकर्टिक, है ना। तो इसकी ये बात कर रहे हैं आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखिए, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका सेमिनार या संगोष्ठी। अगला देखिए, एक शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं, किसमें, मूल पाठ में। मूल पाठ, जब आप अपना शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो जब आपके जो पाठ होते हैं, है ना, जो आपके जो भी पाठ होते हैं, 5-6 जितने भी आप बनाते हैं, तो उसी के अंदर आप अपने शोध प्रबंध से संबंधित चित्र एवं तालिकाओं को प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिएगा, शोध प्रबंध कथन है किसका, तार्किक दृढ़ कथन। शोध प्रबंध कथन है कैसा, यह एक तार्किक दृढ़ कथन होता है। गैर संभाव्यता प्रतिदर्श कैसा होता है, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या सैंपल कैसी होती है आपकी, सौ उद्देश्य, है ना, सौ उद्देश्य, यानी कि उद्देश्य के हिसाब से ही आप इस सैंपलिंग को यूज करते हैं, कौन सी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल को। आगे देखिए, मौलिक शोध के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है किसमें, अप्लाइड रिसर्च में। किसमें करते हैं, अप्लाइड रिसर्च में मौलिक शोध के सिद्धांतों का हम उपयोग करते हैं। आगे देखिए, नल या शून्य परिकल्पना। अब देखिए, नल परिकल्पना या शून्य परिकल्पना क्या होती है, तो देखिए, वह परिकल्पना जिसके द्वारा हम चरों के बीच कोई अंतर नहीं होने के संबंध का उल्लेख करते हैं। नल प्राकल्पना को एक काल्पनिक मॉडल या हाइपोथेटिकल मॉडल माना गया, क्योंकि उसका अस्तित्व वास्तविक रूप से तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वो वास्तविकता में नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम एक काल्पनिक मॉडल या हाइपोथेटिकल मॉडल मानते हैं।
अब देखिए आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो शोध, ये क्या है? देखिए नाम से पता चल रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, मतलब कोई चीज़ या कोई घटना हो चुकी है उसके बाद हम जो कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो शोध। तो देखिए यह एक ऐसा शोध है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर वर्ड देखिएगा, उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। मतलब कोई चीज़ हो गई, कोई प्रभाव हो गया, कोई घटना हो गई, लेकिन उसके कारण क्या थे, जब ये पता लगाने की कोशिश की जाती है तो ये आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाती है। सचमुच में इस तरह के शोध में घटना घट चुकने के बाद शोधकर्ता शोध का प्रारंभ करता है, प्रभाव आश्रित चर होता है तथा पहले बीत चुकी घटना क्या होती है? कारण होती है। ठीक है, मतलब कि कारण क्या है? जो घटना हो गई, और प्रभाव जो उसका प्रभाव पड़ा वो क्या है? आश्रित चर है। ठीक है, तो देखिए प्रभाव आश्रित चर है और पहले बीत चुकी घटना जिन्हें कारण कहा जाता है ये क्या है? स्वतंत्र चर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा शोध समस्या का अर्थ। तो देखिए किसी भी मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक शोध की शुरुआत एक शोध समस्या की स्पष्ट पहचान से होती है। शोध समस्या एक ऐसी समस्या होती है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक चरों के बीच एक प्रश्नात्मक संबंध की अभिव्यक्ति होती है। करलिंगर के अनुसार शोध समस्या एक ऐसा प्रश्नात्मक वाक्य या कथन होता है जो प्रश्न करता है दो या दो से अधिक चरों के बीच कैसा संबंध है, दो चर हैं या तीन चर हैं, उनके बीच जो संबंध है वो कैसा है। तो ये क्या है? आपका शोध समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं। शोध डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन। अब देखिए इसे पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसी योजना होती है जिससे यह पता चलता है कि शोध में कितने स्वतंत्र चर प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके कितने स्तर हैं, बाहरी चरों को नियंत्रित करने के लिए किन किन प्रविधियों का प्रयोग किया गया है तथा आश्रित चरों का मापन किस रूप में हुआ है ना। शोध डिज़ाइन में क्या होता है? आपको पता चलता है कितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ठीक है, और देखिए स्पष्ट है कि शोध डिज़ाइन शोध समस्याओं के बारे में उत्तर प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक परियोजना या रूपरेखा होती है। क्या होती है? देखिए तो ये आपकी शोध समस्याओं के बारे में उत्तर प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक परियोजना होती है या उसकी रूपरेखा होती है। क्या? शोध डिज़ाइन। अब देखिए शोध डिज़ाइन के उद्देश्य। तो देखिए शोध डिज़ाइन के प्रमुख दो उद्देश्य होते हैं। पहला है शोध प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढना। पहला क्या है? शोध प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढना। और दूसरा क्या है? प्रसरण को नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना? प्रसरण को नियंत्रित करना। आइए अब देख लेते हैं इसमें हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके तथ्य। तो देखिए सबसे पहला है महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा प्रकृति के ज्यादा निकट हैं। ये किसने कहा है? अनिवार्यतावादियों ने। किसने? अनिवार्यतावादियों ने, अनिवार्यतावादी प्रकार की। ठीक, ये दृष्टिकोण है। शोध का प्रमुख ध्येय क्या है? नए तथ्यों की खोज एवं व्याख्या करना। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है। किसमें? नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग किया जाता है बेतरतीब ग्रहण, है ना, या ग्रहण और यादृच्छिककरण के लिए। आगे देखिएगा एक शोध पत्र क्या है? समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन इसमें निहित होता है। देखिए एक शोध पत्र समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन इसमें निहित होता है। अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से क्या संबंधित है? साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों का प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। मतलब जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो शोध नैतिकता की जब बात आती है तो संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना या समीक्षा करना, और जिसमें उसी टॉपिक पर जिन जिन लोगों ने पहले वर्क किया हुआ है उनका जो योगदान है उसका भी प्रॉपर वर्णन किया गया हो।
ठीक। अब देखिए अध्ययन का उच्चतम स्तर क्या है? सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। क्या है? सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन। प्रतिदर्श प्रणालियों में से संभाव्यता पर आधारित नहीं है। प्रतिदर्श प्रणालियों में से संभाव्यता पर, प्रोबेबिलिटी पर कौन सा बेस नहीं है? कोटा प्रति चयन। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक क्या होता है? उसका इम्पैक्ट फैक्टर, है ना। जब हम रिसर्च करते हैं तो आप जानते होंगे इम्पैक्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा उसकी गुणवत्ता को इम्पैक्ट करता है, उसका सूचक होता है। प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है। कौन सा? स्तरबद्ध प्रतिदर्श। कौन सा? स्तरबद्ध। आपका जो प्रतिदर्श है यानी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड जो है वो आपका, वो किस पर बेस्ड है? संभाव्यता पर, प्रोबेबिलिटी पर। और कौन सा नहीं है? तो ये है आपका कोटा प्रतिदर्श, है ना। आप जानते हैं ना, दो तरह के सैम्पल मेथड्स होते हैं, एक तो हमारे होते हैं प्रोबेबिलिटी और एक होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी वाले सैम्पल मेथड्स। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं, यादृच्छीकरण यानी कि आपका सैम्पलिंग। ये क्या है? ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें किसी चीज़ का अध्ययन समूह में चुने जाने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर होती है। उदाहरण स्वरूप मान लिया जाए कि किसी वर्ग में 30 छात्र हैं, उनमें से 20 छात्रों का चयन यादृच्छिक ढंग से यानी रैंडमली करना है, तो इसके लिए 30 छात्रों का नाम समान कागज़ के टुकड़ों पर लिखकर उसे समान ढंग से मोड़ दिया जाए और सभी को एक डिब्बे में रखकर उसे हिला डुलाकर मिश्रित कर दिया जाए। इसके बाद उसमें से एक एक करके 20 कागज़ों के टुकड़ों को निकाल लिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका यादृच्छीकरण का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रेटिंग मापनी यह एक वैसा शोध उपकरण है जिसके माध्यम से प्रेक्षक या रेटर किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना को दिए गए वर्ग मापनी के रूप में मापता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अध्यापक छात्रों में समय निश्चितता को अत्यधिक ऊंचा, साधारण, कम या बिल्कुल ही निम्न वर्ग मापनी के रूप में मापते हैं, तो यह रेटिंग मापनी का एक उदाहरण है। जैसे कि आपसे रेटिंग पूछी जाती है प्ले स्टोर पर विभिन्न प्रकार से के ऐप से संबंधित कि ये आपको ऐप कैसा लगता है ना, मोस्ट लाइकली या बिल्कुल ही आप उसको डिसलाइक करते हैं, तो 1 to 10 उसको रैंकिंग दीजिए, इसी तरीके से। ठीक है। आगे देखिए, शोध प्रस्ताव तैयार करना। शोध प्रस्ताव से तात्पर्य एक ऐसे प्रस्ताव से होता है जिसमें शोधकर्ता किसी शोध समस्या के समाधान के लिए विशेष कार्यविधि, संभावित समय, संभावित धन का व्यय आदि का उल्लेख करता है। ये आपका होता है शोध प्रस्ताव। शोध प्रक्रिया के अनुसंधान के आपके क्या है? ये 8 सोपान, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला होता है अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण करना। दूसरा है आपका अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, रिसर्च डिज़ाइन। तीसरा है डेटा संग्रहण उपकरण विकसित करना। चौथा है नयादर्श चयन, सैंपल्स का चयन करना। पांचवा है अनुसंधान प्रस्ताव लेखन। छठा है डाटा का एकत्रीकरण और डाटा संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। नेक्स्ट है आपका डेटा प्रसंस्करण तथा विश्लेषण यानी कि एनालिसिस ऑफ डेटा। और लास्ट है आपका शोध रिपोर्ट लिखना, टू राइट द आपका रिसर्च थीसिस या रिपोर्ट, है ना, रिसर्च रिपोर्ट। ठीक, ये आपका लास्ट है। तो पहला कौन सा हो गया? अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। दूसरा अनुसंधान अभिकल्प। तीसरा है डेटा संग्रहण उपकरण। इसके लिए आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे? क्वेश्चनआयर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, है ना, ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड करेंगे, या आप स्केड्यूल का यूज़ करेंगे, वो आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर आपका नयादर्श चयन की सैंपल आप कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, ये आपको सब बताना होगा। अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, देन डेटा का एकत्रीकरण या डेटा संकलन, डेटा प्रसंस्करण तथा विश्लेषण, और लास्ट में है आपका शोध रिपोर्ट लिखना। ये आपके अनुसंधान के 8 आपके महत्वपूर्ण क्या होते हैं? सोपान होते हैं। आगे देखिए, परीक्षा दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो देख लेते हैं। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो होता है किसका? शोध के लघु रूप प्रबंध का। यानी जब आप डेजर्टेशन करते हैं तो जैसे उसका तरीका होता है लिखने का, वैसे ही आपका शोध प्रबंध लिखने का भी होता है। शोध करने के लिए आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। कार्योत्तर पद्धति से संबंध से तात्पर्य है क्या?
शोधकर्ता किसी व्यवहार या घटना के प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाता है। वही जो मैंने आपको भी बताया था ऊपर, एक्स फैक्टो रिसर्च आपकी है ना, कि कोई घटना घट गई है ना, तो उसके क्या कारण थे उनकी जांच करना ही आपका क्या कहलाता है, एक्स फैक्टो या कार्योत्तर पद्धति कहलाता है। अगला देखिए, गुणात्मक शोध के प्रतिमान को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। किसको? गुणात्मक शोध के प्रतिमान को महत्वपूर्ण माना जा सकता है कब? प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभव साक्ष्यों को निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता की विशेषता के कारण। ठीक है। शोध के आचार संबंधी मानकों के दिशा निर्देश शामिल नहीं होते हैं किसमें? शोध प्रारूप के लिए। सारांशों, निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है किसमें? ऐतिहासिक अनुसंधान में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई यदि ऐतिहासिक घटना हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, कोई यदि युद्ध हुआ है तो उस युद्ध के कारण अलग हो सकते हैं, दूसरे के अलग हो सकते हैं, तीसरे के अलग, और उनके परिणाम भी अलग अलग हो सकते हैं, तो हम उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, किसमें? ऐतिहासिक अनुसंधान में। दूसरा है आपका सैम्पलिंग केसेस। सैम्पलिंग केसेस का क्या आशय है आपका? मैंने बताया था, देखिए, समूह, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग आपकी सैम्पलिंग केसेस कहलाती है। शोध डिज़ाइन क्या है आपका? तो ये है आपका आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना आपका शोध डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं फटाफट। शोध की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए, शोध की जो अवस्थाएं होती हैं वो हमें पता है, और मैं आपको पिछली वीडियो में अपनी करा भी चुकी हूँ, तो देखिए उनका हम क्रम देख लेते हैं। शोध समस्या का निर्धारण, शोध उद्देश्यों को सूचीबद्ध करना, जो भी आपके शोध के उद्देश्य हैं उनको सूचीबद्ध करना, कार्य प्रणाली, उसके बाद डाटा विश्लेषण या डाटा एनालिसिस, उसके बाद परिणाम और चर्चा। तो ये आपकी शोध की अवस्थाओं का सही क्रम हो गया। उसके बाद आप देखिएगा बेहतर शोध नैतिकता, यानी शोध नैतिकता से क्या अभिप्राय है? केवल किसी पीएचडी शोध छात्र को ही विशेष समस्या सौंपना। देखिए, ये जो ऑप्शंस आपके दिए होंगे ना, उसमें से इन्होंने करेक्ट वाला ऑप्शन उठा लिया है ना। लेकिन शोध नैतिकता क्या होती है? शोध नैतिकता से अर्थ है हमारा कि हम जो भी डेटाज वगैरह ले रहे हैं, जो भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, या जो भी हम अपना शोध में कार्य करने जा रहे हैं, उसमें हमें किसी भी तरह से बाइस्डनेस नहीं लानी है। बिल्कुल उसकी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए अपना सही रूप से सही वर्क करना है। ठीक है। और जो भी हमारे रिजल्ट आते हैं, भले ही हमारी परिकल्पना स्वीकृत होती है या अस्वीकृत होती है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी हो। तो यही आपकी शोध नैतिकता है। आगे देखिएगा, 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चे से ज़्यादा लंबे हैं। 9 वर्षीय बच्चे 7 वर्षीय बच्चे से ज़्यादा लंबे हैं। यह संदर्भ का उदाहरण है। ये मतलब किस तरह का उदाहरण है? तो ये आपका प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन है ना। कैसा? क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? मान लीजिए 6th क्लास है, उसमें आपके सपोज कीजिए 50 बच्चे हैं, 7th क्लास में आपके मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 8th क्लास में आपके 45 बच्चे हैं, 9th में आपके 40 बच्चे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबका पर्टिकुलर बार बार ये बच्चा इस क्लास में गया तो कितनी हाइट है, फिर इसमें गया कितनी हाइट है, इसमें क्या है, बहुत समय व्यय हो जाएगा, है ना, खर्च हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने इस तरीके से अपना डेटा उठा लिया, मान लीजिए 6 के 2 बच्चे ले लिए, 7th के यहाँ से 2 ले लिए, 8th के 2 ले लिए, 9th के ले लिए, और उनके बीच में हमने कंपैरिजन कर लिया। तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा कहलाता है, यानी कि प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन ये कहलाता है। शोध की रूपरेखा, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या क्या आएगा आपका? शीर्षक। शोध की रूपरेखा में तो आपका शीर्षक, फिर उस मतलब आपका टॉपिक, उसके बाद भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष, और फिर आपकी संदर्भ सूची, है ना, आपकी रेफरेंस जो आपकी स्केड्यूल होती है, सूची होती है, वो आती है। अब देखिए, शोध लिखना शुरू करने से पहले शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले एक टॉपिक होना चाहिए, उसका हमें चुनाव करना चाहिए, तभी तो हम शोध अपना लिख पाएंगे। उसके बाद है आपका भूमिका, को प्रस्तावना भी कहा जाता है। प्रस्तावना द्वारा शोध के बारे में संक्षिप्त रूप में कहा जाता है ना, कि हमारा जो शोध है वो क्या है, हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद है आपका, देखिए, मुख्य भाग में विषय वस्तु के बारे में विस्तार किया जाता है। निष्कर्ष या उपसंहार में शोध का सारांश, है ना, समरी लिखी जाती है शोध की। शोध लिखने के लिए किन किन पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, सामाजिक पत्रों, सरकारी दस्तावेजों, शोध लेखों आदि की मदद ली गई है, उनके नाम संदर्भ सूची में, है ना, उनके नाम संदर्भ सूची में लिखना चाहिए। किस किस की हेल्प से आपने जो अपना शोध कार्य है वो पूरा किया है, वो हम इसमें लिखते हैं। आगे देखिएगा, शोध के चरण। तो देखिए, इसमें
हमारे कौन कौन से चरण हैं? स्लूटर ने शोध के निम्नलिखित चरण बताए हैं। कौन कौन से हैं? विशेष विषय का चुनाव, शोध समस्या को जानने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण, संदर्भ ग्रंथ सूची का निर्माण करना, समस्या को परिभाषित या निर्मित करना, समस्या के तत्वों का विभेदीकरण और रूपरेखा निर्माण करना, आंकड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्वों का वर्गीकरण करना। उसके बाद देखिएगा समस्या के तत्वों का विभेदीकरण और रूपरेखा निर्माण करना, आंकड़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर समस्या के तत्वों का वर्गीकरण करना, समस्या के तत्वों के आधार पर आंकड़ों और प्रमाणों का निर्धारण करना, वांछित आंकड़ों तथा प्रमाणों की उपलब्धता का अनुमान लगाना और समस्या के समाधान की जांच करना। ठीक है, ये देखिए, ये हमने यहाँ पर क्या देखे हैं? शोध के चरण देखे हैं। अब इसमें आगे देखिएगा और क्या है, ये देखिए। उसके बाद है आपका आंकड़ों तथा सूचनाओं का संकलन करना। ठीक है, आंकड़ों तथा सूचनाओं का संकलन करना, आंकड़ों को विश्लेषण के लिए व्यवस्थित और नियमित करना, आंकड़ों तथा प्रमाणों का विश्लेषण एवं विवेचना करना, विवेचना प्रस्तुति के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित करना, उदाहरणों यानी कि उदाहरणों तथा संदर्भ का चयन एवं प्रयोग करना, शोध प्रस्तुतिकरण के स्वरूप और शैली को विकसित करना। तो ये आपके शोध के चरण हैं जो कि किसके द्वारा दिए गए थे, ये आप देख सकते हैं, ये आपके दिए गए हैं स्लूटर के द्वारा, है ना। लेकिन आमतौर पे यही सब आपके शोध के चरण होते हैं, मतलब ये इन्होंने क्रम वाइज आपको बता दिया है कि शोध करते वक्त क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अगला देखिएगा, CR कोठारी के अनुसार, CR कोठारी के अनुसार शोध के चरण निम्न हैं। पहला है शोध समस्या का निर्धारण, गहन साहित्य सर्वेक्षण, गहन साहित्य सर्वेक्षण, उपकल्पना का निर्माण, शोध प्रारूप का निर्धारण, निर्देशन प्रारूप निर्धारण, आंकड़ों का संकलन करना, प्रोजेक्ट का संपादन करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, उपकल्पनाओं का विश्लेषण करना, सामान्यीकरण और विवेचन, रिपोर्ट तैयार करना और परिणामों का प्रस्तुतिकरण या निष्कर्षों का औपचारिक लेखन करना। तो इस तरीके से ये सभी आपके शोध के चरण हैं जो कि CR कोठारी जी के द्वारा बताए गए हैं। आगे देखिएगा सैम्पलिंग। अब हम देखेंगे सैम्पलिंग क्या होता है। देखिए, अब हम इसमें आगे देखते हैं प्रतिदर्शन यानी कि सैम्पलिंग। शोधकर्ता अपने शोध के लिए जनसंख्या पॉपुलेशन से निश्चित संख्या में कुछ सदस्यों या वस्तुओं का चयन कर लेता है। इस चयनित संख्या को ही हम व्यवहार परक शोध में प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं तथा प्रतिदर्श चयन करने की प्रविधि को हम प्रतिदर्शन या सैम्पलिंग कहा जाता है। देखिए, और शोध करने के लिए मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि मुझे क्षेत्र ए जो है, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, ये इतना बड़ा क्षेत्र ए है, मुझे इसमें से अपना जो है क्या करना है, अपना रिसर्च वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ तो आपका क्या हो गया, ये आपके जितने भी लोग हैं, मान लीजिए इसमें आपके 10 लाख, ये चलिए यही उदाहरण मैं ले लेती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर जो है 10,000 लोग रहते हैं, सपोज करिए सिटी में, ये एक छोटी सी सिटी है, तो ये आपकी सब क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी, है ना, जिनमें से आपको अपना सैंपल कलेक्ट करना है। और मान लीजिए इनमें से आपने 1,000 लोग, या मान लीजिए रैंडमली आपने 100 लोग, या 10,000 में से जितने भी आप चाहें, 1,000, 2,000 या 500 लोग आपने चुनाव कर लिया, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सैंपल कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो आपकी टेक्निक है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी क्या कहलाएगी, प्रतिदर्शन कहलाएगी, या ये सैम्पलिंग मेथड आपका कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे शोधकर्ता किसी, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिया इन्होंने, जैसे कोई शोधकर्ता किसी विश्वविद्यालय, किसी यूनिवर्सिटी के 10,000 छात्रों में से 1,000 छात्रों को या 100 छात्रों को अपने शोध में सम्मिलित करने के उद्देश्य से चयन कर लेता है, तो यह 1,000 या 100 छात्रों का जो चुना हुआ समूह है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिदर्शनी सैंपल कहलाएगा। तथा 10,000 छात्रों की संख्या जो थी वो आपकी क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी, है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पूरी इस प्रक्रिया को हम सैंपलिंग कहेंगे, प्रतिदर्शन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, देख लीजिए, नियंत्रित समूह, है ना। तो ये क्या होगा, आपका प्रयोगात्मक शोध में इस्तेमाल करते हैं हम नियंत्रित समूह का। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की कार्यकारी क्षमता की जांच करना, तो आप क्या अपनाएंगे, हम अपनाएंगे क्षेत्र प्रति चयन को, फील्ड सैंपलिंग को। एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होती है, एक शोध पत्र शोध कार्य की रिपोर्ट होती है जिसका आधार क्या होता है, प्राथमिक और सेकेंडरी डेटा, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा।
न्यूटन की गति के नियम के तीन मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसलिए इसका जो शोध है ये किस वर्गीकरण में आएगा, तो ये आएगा आपका मूलभूत शोध के रूप में, क्योंकि इससे पहले ये सिद्धांत किसी के भी द्वारा नहीं दिए गए थे, ना ही इनका कोई इस तरीके से विवरण या वर्गीकरण दिया गया था। तो इसीलिए ये जो है इनका मूलभूत शोध कहलाएगा, है ना। किसका? न्यूटन की गति के नियम के जो तीन मूल सिद्धांत हैं हम सभी जानते हैं वो। अगला देखिएगा, प्रतिदर्शन के बारे में पढ़ा, सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा, है ना, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटे से शहर में मान लीजिए 10,000 लोग रहते हैं, या अभी हमने एक उदाहरण लिया, एक यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे हैं, उनमें से 1,000 या 100 बच्चों के ऊपर अगर हम उनको चुनते हैं अपना रिसर्च वर्क करने के लिए, तो वो हमारे सैंपल कहलाते हैं। तो देखिए इसी तरह से जो जनसंख्या है टोटल, है ना, से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसे शोधकर्ता अपने शोध के संदर्भ में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है तथा उसकी पहचान करके रखता है। कि मान लीजिए मुझे कोई अपना रिसर्च वर्क करना है, तो मुझे इस यूनिवर्सिटी से करना है या इस फील्ड से करना है, ये मेरी क्या है? पॉपुलेशन कहलाएगी। जैसे शिक्षकों का समूह, सभी डॉक्टर्स का समूह, सभी इंजीनियर्स का समूह, या किसी स्कूल के सभी छात्र, या किसी सिटी के लोग, है ना। तो ये सब आपके क्या है? उदाहरण है किसके? जनसंख्या या समष्टि के। आगे देखिए जनसंख्या, ये आपकी वो वाली हम जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं जो आप पॉपुलेशन सेंसस पढ़ते हैं। यहाँ पे हम अपने रिसर्च से रिलेटेड जिन लोगों पे हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिस एरिया में अध्ययन करना चाहते हैं, उसको हम ले रहे हैं। तो देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके परिमित जनसंख्या और दूसरी आपकी होती है अपरिमित जनसंख्या। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। परिमित जनसंख्या ऐसी जनसंख्या को कहा जाता है जिसके सदस्यों की गिनती की जा सकती है। आप गिन सकते हैं कि 1,000 है, 2,000 है, 4,000 है, कितने हैं, जैसे सभी इंजीनियरों का समूह। और अपरिमित जनसंख्या कैसी है? वैसी जनसंख्या को कहा जाता है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसे नदी में मछलियाँ, आसमान में तारे, है ना, इनकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। तो ये आपका क्या हो गया? अपरिमित जनसंख्या। और पहला आपका हो गया परिमित जनसंख्या। आगे देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से फिर से आपके महत्वपूर्ण तथ्य आ जाते हैं। ये देखिए, ये जो आपके दिए गए हैं ना, ये सब आ चुके हैं एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में, तो इनको इन्होंने वन लाइनर्स की फॉर्म में आपकी वीडियोस में डाल दिया है। वह चर जिसका हम औसतांक या माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं, वह नापे जाते हैं अंतराल मापनी से। किससे? अंतराल मापनी से। परिकल्पना क्या है? संभावित उत्तर ही तो होती है, या अनंतिम उत्तर या संभावित उत्तर होती है आपके अनुसंधान का। एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु उसे क्या देनी चाहिए? प्रश्नावली, क्वेश्चनायर देना चाहिए। क्वेश्चनायर के थ्रू क्या होगा कि वो जो है अपने क्वेश्चनायर्स को चाहे तो ईमेल से चाहे डाक के द्वारा प्रेषित कर सकता है, और इस तरह से वो इन सब के बारे में अपने रेस्पोंडेंट से जो है आंसर्स ले सकता है। परिकल्पना के संदर्भ में सही है क्या? यह केवल नल परिकल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। एपीए शैली के संदर्भ में प्रारूप के मूलभूत नियम क्या हैं? लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई भी आपके लेखक है, मान लीजिए अनुज भाटिया या अनुज कुमार भाटिया, है ना, अनुज भाटिया, तो लिखा जाएगा भाटिया अनुज, इस तरीके से लिखा जाता है। लंबी कृतियों जैसे पुस्तक एवं जर्नल के शीर्षक तिरछा करके लिखें। तिरछा करके लिखें। संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचीयन करें, है ना। आगे देखिएगा, उपलब्धि परीक्षण प्रायः प्रयुक्त किए जाते हैं शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए। एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, इसके लिए क्या उपयोग कर सकता है? ये नैदानिक परीक्षण को। किसको? नैदानिक परीक्षण को। करलिंगर के शब्दों में किसी जनसंख्या या समष्टि से उस जनसंख्या के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्शन कहलाता है। अब देखिए प्रतिदर्श की विशेषताएं। देखिए प्रतिदर्श की निम्नांकित विशेषताएं हैं। प्रतिदर्श एक निश्चित संख्या में जनसंख्या से चयन किया गया सदस्यों का एक समूह होता है। प्रतिदर्श प्रातिनिधिक हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसका चयन पूर्वाग्रह से स्वतंत्र हो। मतलब आप जब अपना प्रतिदर्श या सैंपल चुन रहे हैं तो आपके मन में कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए या पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो आपका चयन है वो एकदम उत्तम चयन हो। आगे देखिएगा,
प्रतिदर्श को प्रतिनिधित्व होने के लिए ये आवश्यक है कि, यानी जो आपका सैंपल है वो आपका एक आइडियल रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके लिए ये आवश्यक है कि जनसंख्या समष्टि अच्छी तरह से परिभाषित हो। जनसंख्या जो है जो आप अपनी रिसर्च में जिस जनसंख्या को ले रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, तो वो वेल डिफाइंड हो, अच्छी तरह से परिभाषित हो कि आपका जनसंख्या से वहाँ पे क्या मतलब है, आपने किन को लिया है अपनी रिसर्च में। नेक्स्ट देखिए, व्यवहार परक शोधों में प्रयुक्त होने वाले प्रतिदर्शन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब आप देखिएगा ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका प्रतिदर्शन के प्रकार में, देखिए अभी मैंने आपको बताया 2 प्रकार के, संभाव्यता प्रतिदर्शन और दूसरा है आपका असंभाव्यता प्रतिदर्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी संभाव्यता प्रतिदर्शन में कौन कौन से टाइप्स हैं, बेसिकली इन्होंने जो दिए हैं वो है आपके साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्शन या आपका क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन। ठीक है, ये इन्होंने 3 टाइप्स इसके बताए हैं। आगे देखिएगा, असंभाव्यता प्रतिदर्शन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखिए, कोटा प्रतिदर्शन, प्रासंगिक प्रतिदर्शन, उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन, क्रमबद्ध प्रतिदर्शन, हिमकंदुक प्रतिदर्शन, संतृप्ति प्रतिदर्शन, घनीभूत प्रतिदर्शन। तो इस तरह से ये इन्होंने इतने सारे इसके टाइप्स बताए हैं। अब आइए इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले देखिएगा संभाव्यता यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपल। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग या संभाव्यता प्रतिदर्शन से क्या मतलब है। वैसे प्रतिदर्शन परियोजना को कहा जाता है जिसमें जनसंख्या के सदस्यों का प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है। संभाव्यता प्रतिदर्श के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं, यानी ऐसे आपके प्रतिदर्शन जिनमें जनसंख्या के सदस्यों का प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना ज्ञात होती है ना। और ये देखिए संभाव्यता प्रतिदर्श के निम्नलिखित 3 प्रकार हैं। जैसे ऐसे भी हम बोल सकते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग हाउजी गेम खेलते हैं तो हाउजी में 1 to 90 आपके नंबर्स होते हैं। तो आप देखिए हमें पता है कि 90 में से हर एक नंबर को चांस मिलता है कि उसको उठा लिया जाए। तो ये आपका एक तरह से संभाव्यता प्रतिदर्शन है। आप देखिएगा साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन, ये क्या है। इस प्रतिदर्शन में जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने की संभावना बराबर होती है तथा साथ ही साथ किसी एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन पर आधारित ना होकर स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसमें किसी भी चीज़ का, किसी भी आप जो सैंपल का आप चयन करेंगे वो आपका किसी भी दूसरे के ऊपर आधारित नहीं होता, बल्कि उसका चयन जो है स्वतंत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। ये आपका क्या है, ये वैसी प्रविधि है जिसमें शोधकर्ता जनसंख्या की कुछ ज्ञात विशेषताओं के अनुरूप प्रतिदर्श का चयन करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए हमें किसी यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए बॉयज़ के बारे में जो उनकी अभिवृत्ति है या जो रुचि है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी लेनी है। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम जो है किसी, यानी सेलेक्टेड हो गया एक तरह से मेरा कि मुझे बॉयज़ को चुनना है और ये भी सिलेक्टेड है कि हायर लेवल के। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी देखिए हमने चुन लिया, फिर उसमें भी बॉयज़ भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं, तो हमने बॉयज़, है ना। अब ये भी हो सकता है आप उसमें भी ऐसा कर लें कि साइंस के लेने हैं आपको, आर्ट्स के लेने हैं या आपको कॉमर्स के लेने हैं, है ना। तो इस तरह से आप जो है ये आपका यादृच्छिक प्रतिचयन होता है कि कुछ विशेषताओं के अनुरूप आप अपने प्रतिदर्श का चयन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन। इसका प्रयोग सर्वेक्षण शोध यानी सर्वे रिसर्च में अधिक किया जाता है जहां जनसंख्या बड़ी हो, जहां पर जनसंख्या जो है आपकी बड़ी हो, तो बड़ा तो होता है, माफ़ कीजिएगा, जहाँ जनसंख्या बड़ी तो होती ही है, साथ ही काफ़ी बड़े क्षेत्र में बिखरे हुए भी होते हैं। वहाँ पर हम गुच्छ प्रतिदर्शन की बात करते हैं, मतलब जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है यानी जो जनसंख्या है, यूनिवर्स है जो आपका, जहाँ से आपको अपना सैंपल कलेक्ट करना है, एक तो उसका एरिया काफ़ी बड़ा है और उसमें क्या है जहाँ से आपको अपना शोध करना है वो काफ़ी बिखरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं सपोज़ कहती हूँ कि मुझे जो है गर्ल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो मान लीजिए ये एक आपका डिस्ट्रिक्ट है और इसमें मान लीजिए इस डिस्ट्रिक्ट में 100 कॉलेजेस हैं, 100 इंटर कॉलेज है। अब 100 इंटर कॉलेज में भी मान लीजिए मैं ऐसा डिसाइड करती हूँ कि गर्ल्स में भी मैं मान लीजिए पर्टिकुलर कोई सर्वे करूंगी तो वो मैं 6th क्लास की गर्ल्स पे करूंगी, है ना। तो अब क्या है आपके 100 के 100 कॉलेजेस में आपको जाना होगा और फिर 100 कॉलेजेस में अब एक कॉलेज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक कहीं और है, एक कहीं और है, तो ये बिखरे हुए हैं ना। तो इस तरीके से तब आप किसका यूज़ करेंगे, क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन का इस्तेमाल करेंगे।
आगे देखिए, क्षेत्र प्रतिदर्शन में जनसंख्या की कई इकाइयों में से कुछ इकाइयों का यादृच्छिक ढंग से चयन करके फिर उन इकाइयों में से कुछ व्यक्तियों का यादृच्छिक ढंग से चयन किया जाता है ना। वही बात हो गई, जैसे मान लीजिए मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए 100 इंटर कॉलेज हैं उसमें, अब मैं सोचती हूँ मैं 100 में तो जा नहीं पाऊंगी, तो मैं इनमें से 10 सेलेक्ट कर रही हूँ। तो पहले मैंने 10 का सिलेक्शन कर लिया, अब 10 में से भी मैंने मान लीजिए सोच लिया कि मैं 6 क्लास की बच्चों के ऊपर करूँगी, है ना। तो अब इन 10 में से भी मैंने 6 क्लास का कैसे करा, मान लीजिए ABC हर स्कूल में सेक्शन है, तो मैं तीनों में नहीं जा रही, हर स्कूल का मैंने A सेक्शन जो है ले लिया, है ना। तो इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो ये आपका क्षेत्र प्रतिदर्शन आपका आपका ये जो है क्षेत्र या गुच्छ प्रतिदर्शन की श्रेणी में आएगा। आगे देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। किसका, क्लिनिकल परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, कि जो भी बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसमें जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका पता लगाना, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट क्या है, सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। किसका, सोशियोग्राम, ठीक है, मानवीय संबंधों के अध्ययन के लिए इस टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका दृश्य प्रपंच शास्त्र यानी कि फिनोमिनोलॉजी यानी कि दृश्य प्रपंच शास्त्र शब्द प्रक्रिया संबंधित है किससे, आपकी गुणात्मक शोध से, ठीक है, गुणात्मक शोध से। एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रासंगिक नहीं है। देखिए इसमें ना कई सारे ऑप्शंस दिए होंगे जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, और उसमें से फिर वो ऑप्शंस तो करेक्ट रहे होंगे और ये वाला इनकरेक्ट रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मान्यताएं निर्मित करने का आधार क्या है, देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, है ना, उसी के आधार पर ही मान्यताएं निर्मित हो जाती हैं। शोध प्रक्रिया का लक्ष्य होता है परिकल्पना का सत्यापन करना। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण उदाहरण है किसके, स्वतः शोध के उदाहरण है पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण। क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। क्रियात्मक शोध किसको आपका शो करता है, इंगित करता है, रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। मीन्स इसमें नियोजन, क्रियान्वित, प्रेक्षण करना और गहन चिंतन करना, ये सभी आपके सम्मिलित होते हैं। आगे देखिएगा, अब हम दूसरा टाइप देख रहे हैं सैम्पलिंग का, वो है आपका कौन सा, अभी हमने संभावित प्रतिदर्शन देखा था, अब हम देख रहे हैं असंभावित प्रतिदर्शन। इस प्रतिदर्शन के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है आपका कोटा प्रतिदर्शन। कर्लिंगर के शब्दों में कोटा प्रतिदर्शन एक तरह का असंभावित प्रतिदर्शन है जिसमें जनसंख्या के स्तरों जैसे यौन प्रजाति, क्षेत्र और इसी तरह से अन्य स्तरों के ज्ञान के आधार पर प्रतिदर्श की संख्याओं को चुना जाता है, जो कुछ खास शोध उद्देश्यों के लिए प्रातिनिधिक या स्नोबॉल सैंपलिंग विशिष्ट एवं उपयुक्त होते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसके लाभ क्या होते हैं, तो देखिए इसके लाभ क्या होते हैं। कोटा प्रतिदर्शन संभाविता तथा असंभाविता प्रतिदर्शन की अन्य विधियों से कम खर्चीला है ना। जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग्स हैं उन सब की तुलना में ये आपका कम खर्चीला होता है। कौन सा, कोटा प्रतिदर्शन। नेक्स्ट है, कोटा प्रतिदर्शन को उस स्थिति में अधिक पसंद किया जाता है जहां शोधकर्ता को एक स्थूल एवं तीव्र परिणाम चाहिए, मतलब उसको जो है ना बहुत फटाफट परिणाम चाहिए, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है ना। इसके परिणाम में बाहरी वैधता होती है। कैसी वैधता होती है, बाहरी वैधता होती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रासंगिक प्रतिदर्शन, ये एक ऐसी असंभाविता प्रतिदर्शन की विधि है। कौन सा, प्रासंगिक प्रतिदर्शन, जिसे सबसे अधिक स्थूल एवं अपक्व माना गया है। प्रतिदर्शन की वह विधि है, इसमें शोधकर्ता उन सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए चुन लेता है जो उसे सरलता से और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध होते हैं, है ना, सरलता से और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध होते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए, हमें किसी के बारे में कुछ ऐसी राय लेनी है कि ये जो एक घटना हुई है या एक जो ये चीज़ हुई है आपके हिसाब से सही है या गलत है, तो हम रैंडमली अपना चले गए और हमने जो है रैंडमली, आप देखते हैं ना टीवी पे आता है, किसी भी व्यूअर से या ऑडियंस से जो है राय लेने लग गए। तो इसी तरह से ये है कि आपने जो है सरलता से सुविधापूर्वक अपनी सुविधा के अनुसार ही आपने सैंपल्स का चयन कर लिया, तो ये आपका प्रासंगिक प्रतिदर्शन कहलाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, हिमकंदुक प्रतिदर्शन या स्नोबॉल सैंपलिंग, एक ऐसा असंभाविता प्रतिदर्शन है जिसका प्रयोग शोधकर्ता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना और देखिए चाहता है।
देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं, टूट गया, ये ब्रेक हो गया। देखिए, एक ऐसा असंभाव्यता प्रतिदर्शन, हिमकंदुक प्रतिदर्शन या स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाता है जिसका प्रयोग शोधकर्ता उस परिस्थिति में करना चाहता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक, है ना, यानी कि औपचारिक नहीं अनौपचारिक, यानी कि अनफॉर्मल या इनफॉर्मल सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। ठीक है, और इसका स्वरूप मूलतः समाजमितीय होता है। ठीक है, कैसा होता है इसका स्वरूप? समाजमितीय होता है। स्नोबॉल की बात हो रही है। इसमें किसी समिति, समूह, संगठन में सभी सदस्यों को अपने अपने दोस्तों एवं संगियों की पहचान करने को कहा जाता है और इस तरह शोधकर्ता के सामने समूह में दोस्तों का एक समूह उभर कर आता है जिससे उसे समूह के पूर्व सामाजिक पैटर्न का ज्ञान हो जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका सौदेश्य न्यायादर्श में यादृच्छीकरण नहीं किया जाता है जबकि स्तरित न्यायादर्श, स्तरित है ना, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, है ना, स्तरित न्यायादर्शन में क्या होता है? बहुस्तरीय न्यायादर्श तथा व्यवस्थित न्यायादर्श में यादृच्छीकरण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए स्तरित में, बहुस्तरीय में और व्यवस्थित में आपका क्या करा जाता है? रैंडम किया जाता है, रैंडमाइज किया जाता है। जबकि जो आपका सौदेश्य न्यायादर्श होता है उसमें आपका रैंडम यादृच्छीकरण या रैंडमाइजेशन नहीं किया जाता। सौदेशीकरण वही बात आ गई कि आपने अपने उद्देश्य के हिसाब से ही सैंपल्स का आपने चुनाव कर लिया। आगे देखिएगा, फिर से देखिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं। सबसे पहला है नवाचार। एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। ये किसने कहा है? ये कहा है रोजर्स ने। किसने? रोजर्स ने, E.M. रोजर्स ने कहा है। यूजीसी के गौड़ प्रोजेक्ट ज्यादातर होते हैं कैसे? क्रियात्मक अनुसंधान के। कैसे होते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के, क्योंकि यूजीसी क्या है? ये आपकी एक एजुकेशनल ही तो फील्ड से संबंधित है यूजीसी, है ना। तो देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो देखिए ये आपके क्रियात्मक अनुसंधान के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है इसमें होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है। किसमें? क्रियात्मक शोध में। शोध नैतिकता का विषय शोध में संगत माना जाता है। किसमें? प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में शोध नैतिकता बहुत ही आवश्यक है। किसमें? प्रदत्त संकलन यानी डेटा कलेक्शन में, और उसके जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं उस समय। तात्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा कौन सी है? क्रियात्मक अनुसंधान, है ना। तात्कालिक मतलब आपको क्लास में कुछ प्रॉब्लम लग रही है और उससे रिलेटेड आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, मतलब उसका ये नहीं है कि आप बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च करेंगे, लिखेंगे, ऐसा नहीं है। आपने उसको ही उस पर देखा क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या है, कैसे हैं, और उसको आपने सुलझा लिया, तो ये भी आपका एक क्रियात्मक अनुसंधान है ना, तात्कालिक उपयोग। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात क्या आता है? आंकड़ों का एकत्रीकरण। ठीक है, जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं? आप डेटा कलेक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, यह प्रश्न कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परे सामान्यीकृत किया जाता है, वह बाहरी वैधता से संबंधित है। यह प्रश्न कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संबंध, जो आपने शोध कराए विशिष्ट रूप से, तो विशिष्ट शोध संदर्भ से परे उनको क्या हम जनरलाइजेशन उनका कर सकते हैं, है ना, बाहरी वैधता से ये संबंधित है। जब अनुसंधानकर्ता लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे जैव सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता की अभिवृत्ति किसी अध्ययन के प्रतिभागियों पर मनोसामाजिक प्रभाव डाल सकती है या डाल सकता है। उसकी जो अभिवृत्ति है, किसकी? रिसर्चर की। डबल ब्लाइंड अध्ययन में शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती है। किसमें? डबल ब्लाइंड जो अध्ययन होता है उसमें। अंतर्निहित स्मृति के तीन मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? कार्यविधिक स्मृति, प्रतिक्रियात्मक स्मृति, प्राइमिंग तथा शास्त्रीय अनुकूलन प्रभाव। लिंकट स्केल सबसे आसान अभिवृत्तिक स्केल है जो एक समाकलित कोटि निर्धारण स्केल होता है। शोध करने के लिए आरंभिक अनिवार्यता अनुसंधान की क्या है? प्रश्न तैयार करना, है ना। अनुसंधान प्रश्न तैयार करना है। शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना है। किसका? यह है आपका शोध का उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा, एक शोध पत्र में समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। ठीक है, मतलब जब आप अपना शोध पत्र लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? समकक्षी
है ना, उसी के समान पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। शोध डिजाइन में आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाया जाता है। शोध निबंध के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, साहित्य पुनर्वीक्षण, शोध प्रणालियां, परिणाम चर्चा और निष्कर्ष। किसी शोध समस्या के निरूपण की तुलना भवन की नींव डालने से की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, मतलब ये क्या कह रहे हैं? किसी शोध समस्या के निरूपण की तुलना किससे की जाती है? भवन में। जैसे आप नींव डालते हैं, उस पर पूरा भवन खड़ा करते हैं, उसी तरह से इससे तुलना कर रहे हैं। आगे देखिए, प्रतिवेदन प्रारूप। प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप में निर्दिष्ट होता है डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र में। ठीक है, प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप में निर्दिष्ट होता है डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र में। सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता है कार्यशाला में भागीदारी क्रियाकलाप में। ठीक है, कार्यशाला में भागीदारी ले रहे हैं आप, क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा हो सकती है। समीक्षात्मक चिंतन के संपोषण की अधिक क्षमता होती है। जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा क्या कि खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचा जाए। जब हम सामाजिक शोध की योजना बना रहे हैं, कक्षा संप्रेषण आधार है किसका? कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? सामाजिक पहचान का। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन प्रभावित होता है सानिध्य से, उपयोगिता से, अकेलापन कारक द्वारा। आगमनात्मक तर्क आधारित है प्रकृति की समरसता पर। आगमनात्मक तर्क किस पर आधारित है? प्रकृति की समरसता पर। अब देखिए, अपने परीक्षोपयोगी तथ्यों से हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवहारों का अध्ययन क्या है? प्रेक्षात्मक शोध में किया जाता है। यानी प्रेक्षात्मक जो आपका शोध होता है, इसमें हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। वह अध्ययन जिनमें प्रतिभागियों के एक समूह का काल अवधि में प्रेक्षण मापन किया जाता है, उसे अनुदैर्घ्य शोध अध्ययन कहते हैं। प्रयोजनात्मक शोध में चर सक्रिय रूप से छल योजित किए जाते हैं और पर्यावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। किसमें? प्रयोजनात्मक शोध में। ठीक है, कार्योत्तर शोध विधि में निराश्रित चर में हेरा फेरी है ना, या हेर फेर तथा बाहरी चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। किसमें? कार्योत्तर शोध में। कार्योत्तर शोध विधि में निराश्रित चर में आपका हेर फेर तथा बाहरी चरों का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही आपका ये वांछनीय है। ये आपका ऐसे कैसा प्रश्न में आ सकता है। जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेषित करने हेतु निराश्रित चर में जोड़ तोड़ करने के बजाय उसे चुना जाता है तो शोध की विवरणात्मक विधि प्रयुक्त की जाती है। कौन सी विधि हम यूज करते हैं? विवरणात्मक विधि। क्रियात्मक शोध में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान करने में कौन कौन से सोपानों का यूज हम करते हैं? तो देखिए, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। ठीक है, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। अगला है आपका फिश पॉल ड्रॉ यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन की विधि है। कौन सी? रैंडम सैम्पलिंग मेथड की विधि है फिश पॉल आपका ड्रॉ। नेक्स्ट देखिएगा, वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है। वह शोध अभिकल्प जिसमें लगातार निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य अध्ययन अभिकल्प कहते हैं। अगला देखिएगा, गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। मतलब गुणात्मक शोध जो है ये आपका किस पे बल देता है? प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर, और ये आपका जो आप इंद्रियों से अनुभव करते हैं आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है।
नृजाति वर्णन। नृजाति वर्णन विषयक शोध में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या करने को महत्वपूर्ण माना जाता है। किसमें? नृजाति वर्णन विषयक शोध में। ठीक है, यथार्थ की व्याख्या करने को महत्वपूर्ण माना जाता है। शोध प्रबंध लघु शोध प्रबंध में अनुसंधान का विस्तृत विवरण देना अपेक्षित है। किसमें? शोध प्रबंध में या लघु शोध प्रबंध में। आगे देखिएगा, कार्योत्तर शोध विधि में वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तत्वों का अन्वेषण किया जाता है। ठीक है, कार्योत्तर शोध विधि में वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तत्वों का क्या किया जाता है? अन्वेषण किया जाता है। वर्णनात्मक शोध में किसी विशिष्ट समाज में लोग जिस तरीके से अपना मत और कार्य व्यक्त करते हैं, इसका विस्तृत वर्णन होता है। किसमें? वर्णनात्मक शोध में। नृजातीय शोध विधि में परिघटना की वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति का और सुधार पर केंद्रित होता है। कैसी प्रकृति होती है इसकी? चक्रीय, और ये सुधार पर केंद्रित होता है। मौलिक शोध सिद्धांत निर्माण के माध्यम से ज्ञान कोश में अभिवृद्धि करता है। व्यवहारत शोध में नई परिस्थितियों में सत्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग की संभावनाओं को तलाशा जाता है। क्रियात्मक शोध चक्र का क्रम, योजना, कौन से इसमें? योजना, क्रियान्विति, प्रेक्षण करना, अवलोकन, चिंतन। ठीक है, अगला देखिए, मौलिक शोध सिद्धांत अनुप्रयुक्त शोध में प्रयुक्त किया जाता है। मौलिक शोध सिद्धांत कहाँ यूज करते हैं? अनुप्रयुक्त शोध में यूज करते हैं। वैज्ञानिक शोध की क्रमिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए, ये है आपकी सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण। ठीक है, सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण और आपका सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन, और देन आपका फॉर्मलाइजेशन या फिर आपका कहना चाहिए थेरलाइजेशन। ठीक है, या फिर सिद्धांतीकरण। नेक्स्ट देखिएगा, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति पर लक्षित होता है, वह आपका क्रियात्मक शोध होता है। कार्योत्तर शोध में घटना के बाद, है ना, मैंने आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस पे, घटना के बाद शोध किया जाता है। शोध पद्धति के संदर्भ में सत्ता मीमांसा शब्द अवधारणाएं एवं वर्ग तथा उनके गुण और संबंध को संदर्भित करता है। वह अध्ययन जो तनावपूर्ण जीवन से दिल का दौरा पड़ने को श्रेणीबद्ध करता हो, उसे व्याख्यात्मक शोध के अंतर्गत रखा जाता है। ये प्रश्न एक बार आ चुका है ये वाला, इसीलिए इन्होंने ऐसा ही दिया है। भविष्य सूचक वैधता द्वारा शोधकर्ता समकालीन मापदंड माप के स्थान पर भावी मापदंड माप का प्रयोग करता है। किसमें? भविष्य सूचक वैधता द्वारा। ठीक है, कार्योत्तर शोध अभिकल्प में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है। किसमें? कार्योत्तर शोध अभिकल्प में। शोध के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में विविध चरों की पहचान तथा तार्किक औचित्य स्थानोपरांत अगला चरण परिकल्पना निर्माण है। क्रियात्मक शोध चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारणा का चक्र शामिल होता है। आगे देखिएगा, क्रियात्मक शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में क्या होता है? सुधार होता है। क्रियात्मक शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होता है, साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है। शोध की साहित्य समीक्षा, है ना, साहित्य समीक्षा अवस्था में शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टीकरण तथा संगठन के आधार पर एक कार्यात्मक शोध प्रबंध की रचना होती है। इंद्रियानुभव शोध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। मौलिक अनुसंधान के आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। इतिहास संबंधी शोध में डिस्कोर्स एनालिसिस फूको से संबंधित है। डिस्कोर्स एनालिसिस किससे संबंधित है? फूको से। आगे देखिए, कोर्ट हार्ट
कोर्टहार्ट अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता प्रत्येक दत्त संग्रहण बिंदु पर अलग अलग व्यक्तियों का प्रतिचयन करके किसी विशिष्ट सुभाषित जनसंख्या का विभिन्न कालावधियों में अध्ययन करते हैं। आगे देखिएगा, वैज्ञानिक शोध डाटा संचालित, अनुकृतीय तथा सत्यापनीय होते हैं, यानी उनको आप बार बार वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो वैज्ञानिक शोध हैं। शोध चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप देख लीजिएगा। किसी परीक्षण सांख्यिकी में P मानों के लिए शून्य परिकल्पना के स्वीकार्य होने की संभावना 32% तथा 0.42% होती है। किसी परिकल्पना में, किसी परीक्षण सांख्यिकी में P मानों के लिए शून्य परिकल्पना के स्वीकार होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, वो 32% होती है, 32% तथा 0.42% होती है। स्टूडेंट्स प्लस टेस्ट, कौन सा? स्टूडेंट प्लस टेस्ट का सामान्यतः उपयोग दो समूहों की तुलना करने में यह देखने के लिए किया जाता है कि उनके माध्य के अंतर कितने हैं, उनका जो मीन है उसमें कितना डिफरेंस है ना। स्टूडेंट्स, ये वाला जो है आपका कौन सा टेस्ट कहलाता है, बता सकते हैं? संप्रयोजनात्मक प्रतिचयन को विवेक सम्मत प्रतिचयन भी कहा जाता है। कौन सा? संप्रयोजनात्मक प्रतिचयन को विवेक सम्मत प्रतिचयन भी कहा जाता है। मापन की मापनियों का सबसे अधिक सरल से सबसे अधिक विकसित क्रम कौन सा है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका मापनी वाला, ये अभी हम आगे सब करेंगे अपने वीडियोस में। मापन की मापनियों का सबसे अधिक सरल, सबसे सरल से सबसे विकसित, तो देखिए कौन कौन से हैं? नामिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात मापनी। इसका एक ये है, देखिए NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, है ना, इंटरवल और आपका रेशियो। ठीक है, ये आपकी 4 मापनियाँ और ये इनका क्रम दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है ये हम आगे सब अपनी वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। आगे देखिएगा, विषय वस्तु विश्लेषण में कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु विश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं? कोडिंग शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। परिकल्पना वह अनंतिम कथन है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध संसूचित किए जाते हैं। उत्तम शोध परिकल्पना के गुण कौन कौन से हैं? इंद्रियानुभविक परीक्षण, चरों को परिभाषित करने में अवधारणा की स्पष्टता, प्रतिपादित संबंधों की सत्यभाषिता। ठीक है, शोध में जब शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है, स्वीकृत नहीं अस्वीकृत, तो वैकल्पिक या मौलिक शोध परिकल्पना को स्वीकार करने की संभावना होती है। प्रत्यक्ष साक्ष्य की कमी के कारण माने गए सिद्धांत का विवरण अभिधारणा कही जाती है। आगे देखिए, अनुसंधान चरणों का तार्किक क्रम कौन कौन सा है? पहला है आपका समस्या स्थापन। कौन सा है? समस्या स्थापन। अनुसंधान के चरणों का तार्किक क्रम है ये। परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे ही आए, अरेंज करने को आए। इनमें से मान लीजिए ये दे दिया, 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 और फिर कहेंगे आपसे अरेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए किसके बाद कौन सा स्टेप आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शोध में विश्वसनीयता मापन। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो आवृत्ति परकता और परिशुद्धता प्रदान करती है ना। शोध में विश्वसनीयता मापन की बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी की। ठीक है, वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है, तो ये क्या कहलाएगी? आवृत्ति या आवृत प्रश्नावली कहलाती है। ठीक है, आवृत प्रश्नावली। वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है क्या कहलाती है? शोध अभिकल्प। शोध अभिकल्प। आगे देखिए, प्रदत्त संकलन के दौरान 2 बिंदुओं के बीच
प्रदत्त संकलन के दौरान, डेटा कलेक्शन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन प्रतिगमन प्रभाव कहलाता है। कौन सा प्रभाव कहलाता है? प्रतिगमन प्रभाव ये आपका कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हमारा लास्ट है, बिल्कुल थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं, इन्हें देख लीजिएगा। सहसंबंध विश्लेषण। सहसंबंध विश्लेषण की मुख्य विशेषता चरों के बीच साहचर्य प्राप्त करना है। एक अनुसंधानकर्ता जब किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक होता है तो प्रश्नावली निर्माण को वरीयता देता है। ये प्रश्न आपका ऐसे ही एज इट इज आ चुका है। परिकल्पना व्याख्या प्रदान करने वाला अनंतिम कथन है। आंकड़ों के तृतीयक स्रोत कौन कौन से हैं? प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी को हम क्या कहते हैं? टर्शरी डेटा या तृतीयक स्रोत कहते हैं। डॉक्टरेट स्तरीय शोध प्रारूप में प्रतिवेदन औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, क्योंकि आपको उपाधि लेनी है, इसलिए इसमें जो प्रतिवेदन होता है वो औपचारिक रूप से होता है। शोध संबंध में चित्र एवं तालिकाएं कहाँ होती हैं? मूल पाठ में होती हैं। कार्यकारी परिकल्पना आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य परिकल्पना है। समूह प्रतिदर्श, स्तरबद्ध प्रतिदर्श और सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श संभाव्यता पर आधारित होते हैं। नमूना लेने की लॉटरी पद्धति में बेतरतीब ग्रहण यादृच्छिकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए सारे प्रश्न हैं जिनको इन्होंने वन लाइनर्स के फॉर्म में ही आपका बना दिया है, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। ये सारे प्रश्न हैं। शोध अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? शोध समस्या का निर्धारण करना, शोध उद्देश्य को सूचीबद्ध करना, कार्यप्रणाली, फिर डेटा संग्रहण, फिर डेटा विश्लेषण। शोध के दौरान अवलोकन दर्ज करते समय यदि कोई प्रेक्षक अंतःक्रिया के दूसरे पहलू में दी गई रेटिंग के आधार पर व्यक्ति की रेटिंग करता है तो ये पद हेलो प्रभाव कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हेलो प्रभाव। आप लोग कभी कभी देख रहे हैं ना, आप लोग किसी चीज़ की रेटिंग कर रहे हैं तो आप अपने बिहाफ पर ना जाकर ये देखते हैं कि ऊपर वाले ने कितनी रेटिंग की है, 3 स्टार्स दिए हैं या 4 स्टार्स दिए हैं, है ना, या 1 स्टार दिया, तो उसके प्रभाव पर उसका जो इफेक्ट होता है वो आपकी जो आप रेटिंग दे रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। आप सोच रहे थे कि आप मान लीजिए 5 स्टार देंगे, लेकिन आपको लग रहा है ऊपर वाले ने तो 1 दिया है, उससे ऊपर वाले ने भी 1 दिया है, उससे ऊपर वाले ने 2 दिए, तो आप कहीं ना कहीं 5 ना देके हो सकता है 4 स्टार्स दें। तो ये आपका क्या कहलाता है? हेलो प्रभाव। शोध के प्राथमिक स्रोत हैं डाक से प्रेषित प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, सामूहिक प्रश्नावली इत्यादि। आगे देखिएगा, एपीए शैली के क्रम। एपीए शैली के क्रम, लेखक का अंतिम नाम, लेखक का नाम, प्रकाशन वर्ष, शीर्षक, पुस्तक का नाम, प्रकाशक, प्रकाशक स्थल, पृष्ठ संख्या, DOI या URL। URL है ना, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और DOI का बताइए, DOI का क्या फुल फॉर्म है बताइए, यदि आपको पता हो। एक मैंने बता दिया, एक आप बताइए। नेक्स्ट देखिए, शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची और आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची आगे शोध में रुचि रखने वालों की सहायता करती है। तो यहाँ पर आपका जो यूनिट 1 है, देखिए सॉरी, जो आपका यूनिट 2 है ना, इसमें आपका मैंने जो सेकेंड पार्ट है वो आपका पूरा कंप्लीट करा दिया है। हम इसमें अपना यूनिट 2 में ही आपका हम अब कौन सा लेंगे? हम 3rd पार्ट लेंगे, जिसका नाम क्या है? वो है आपका आंकड़ा, स्रोत, संकलन एवं विश्लेषण। देखिए इससे रिलेटेड ये पूरा मैटर है, अनुसंधान के स्रोत वगैरह सब क्या है ना। ये देखिए इसमें और भी काफ़ी मैटर है मेरे पास, वो मैं आपको सब करा दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी के संग अगर आपको मेरा वीडियो, फिर से वही बात पुरानी, कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझावों को आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।